और बच्चों क्या हाल चाल, मज़े में? चलिए, तो मज़े में हम लोग मेरे समझ से 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, चौथे लेक्चर पे आ गए हैं। धीरे धीरे हम लोग सॉलिड स्टेट को पढ़ते जा रहे हैं, मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ठीक है। और पिछले लेक्चर में शायद लास्ट का कुछ पार्ट, मतलब जब से क्यूब स्टार्ट किया मैंने, उसमें ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज़ वो चला नहीं, वो रुक गया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि वो रुक गया, तो ठीक है। चलिए, आज हम पिछले लेक्चर के उसी पार्ट से स्टार्ट करते हैं जिस पार्ट से वो वीडियो रुक जा रहा है टेक्निकल इश्यूज़ के कारण, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, कहाँ पे लास्ट हम लोग जो पार्ट हमारा रुक रहा है, मीन्स जो वीडियो उसके बाद से नहीं दिख रहा है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं और फिर से क्यूब से स्टार्ट करते हैं। क्यूब एक्चुअली मैंने कल कहा था, मीन्स लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में मैंने ये कहा था कि पहले क्यूब को समझते हैं। एक क्यूब मीन आप समझ लीजिए कि सॉलिड स्टेट से कोई लेना देना नहीं, मान के चलिए। एक क्यूब के बारे में, क्यूब की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं कि इसको हम लोग सॉलिड स्टेट में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे ये सॉलिड स्टेट का एक पार्ट है। लेकिन चलिए पहले हम लोग समझते हैं एक क्यूब के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली बात, एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं बताइए? कितने कॉर्नर होते हैं सबको पता है, आपको मैंने कल प्रीवियस क्लास में बताया भी था। 8 कॉर्नर होते हैं। कैसे होते हैं तो चलिए देख लेते हैं फिर से। देखिए, पहले तो एक क्यूब से ही दिखा देते हैं। मैंने ऐसे कहा था कि आप क्लासरूम में होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे, तो एक रूम में बैठे होंगे और उस रूम को क्यूब आपको मान लेना है, कैसा भी हो वो, क्यूब वाइड हो या जो भी हो, क्यूब मान लेना है, ठीक है। तो एक तो वो तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है, बिकॉज कहीं भी आप होंगे तो कोई भाई जहाँ भी एग्जाम देंगे, किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, तो कमरे में ही देंगे ना, किसी पेड़ के नीचे या खुले में तो देने से रहे, ठीक है। तो वहाँ आप उसको क्यूब मान लेंगे उस तरह से जैसे मैंने बताया था। फिर बता देता हूँ, उससे पहले जरा देखिए, ये क्यूब दिख रहा है। देखिए क्यूब के कितने कॉर्नर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। गेटिंग क्लियर? तो खैर ये तो दिखाने वाली बात है। तो मैंने कहा था कि 3D फिगर और वगैरह ग्राफिक्स चला के मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन उससे आपको क्या फ़ायदा, वो तो आपको मिलने से रहा। हाँ, रूम जरूर मिलेगा जिस रूम में बैठ के आप एग्जाम देंगे। तो रूम आप अभी जिस कमरे में बैठ के वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसी कमरे में देखिए, आप उस कमरे को क्यूब मान लीजिए। तो देखिए कितने कॉर्नर, 4 नीचे वाला और 4 ऊपर वाला, 8 कॉर्नर दिख गया। देखिए ध्यान से देखिए, आप देखिए चारों तरफ अपने दिख रहा है ना, वेरी गुड। तो 8 कॉर्नर्स। ऐसे अगर आप समझना चाहें तो मैंने क्यूब दिखा के आपको समझा दिया, और उससे बेटर अपने रूम में बैठ के आप समझ सकते हैं। देख लीजिए 8 कॉर्नर्स को दिख गया ना, 4 नीचे का कॉर्नर, 4 ऊपर का कॉर्नर। तो एक क्यूब में कितने कॉर्नर? 8 कॉर्नर, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा आते हैं एक कॉर्नर पे जाइए। मान के चलिए कि इस क्यूब के आगे भी क्यूब, पीछे भी क्यूब, ऊपर भी क्यूब, नीचे भी क्यूब, मतलब क्यूब से घिरा हुआ है, सारे चारों तरफ क्यूब ही क्यूब है। तो अब चलिए, अब किसी एक कॉर्नर को देखिए और वो कॉर्नर कितने क्यूब को टच कर रहा है, वो आप जरा देख के बताइए, सोच के। चलिए किसी भी कॉर्नर, जैसे कि हम लोग इस कॉर्नर की बात कर रहे हैं, तो ये कॉर्नर देखिए, जितने भी इसके साथ, एक इधर वाला क्यूब, एक इधर वाला क्यूब, एक उधर वाला क्यूब, मतलब 3 क्यूब को एक कॉर्नर टच कर रहा है, ठीक है। और इस कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 3 क्यूब को टच कर रहा है और 1 क्यूब का था। मीन्स अगर 2 डायमेंशन की बात करें तो 4 क्यूब में इसका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इसके ऊपर भी तो क्यूब्स होंगे इसी तरह के, मतलब 3 डायमेंशन में जब बात करेंगे तो 4 2 डायमेंशन वाला ये लेयर और 4 इसके ऊपर वाले लेयर, मतलब एक कॉर्नर 8 क्यूब को टच कर रहा होगा। समझ में आ गई बात? कोई बात नहीं, अगर नहीं आई तो यहाँ भी देखिए जरा सा। देखिए, मान लीजिए कि ए एक क्यूब है, मान लीजिए 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम लोग, एक क्यूब है और इसके एक कॉर्नर को हम लोग पकड़ लेते हैं। जैसे इसी कॉर्नर की बात करते हैं, चलिए इस कॉर्नर की बात करते हैं हम लोग। एक कॉर्नर है तो कितने क्यूब को टच करेगा, ठीक है। क्यूब 2 डायमेंशन में भी दिखा रहे हैं। तो चलिए इसके साथ एक और क्यूब ऐसा होगा, मैंने आपको बताया कि आगे भी क्यूब, पीछे भी क्यूब। एक्चुअली क्यूब नहीं बन रहा है, बट आप मान के चलिए कि क्यूब है। चलिए मान लीजिए कि क्यूब ही है, ठीक है। 1 2 क्यूब हो गया। अच्छा, यहाँ भी एक क्यूब होगा, यहाँ भी एक क्यूब होगा, मान लीजिए कि क्यूब है, ठीक है। और
यहाँ भी एक क्यूब होगा। तो एक कॉर्नर जो था, एक कॉर्नर वाला एटम जो था, इसको हम अगर ऐसे कर लें, एक कॉर्नर का जो एटम था यहाँ पे, या कॉर्नर था, अभी एटम की तो हम बात ही नहीं कर रहे, कॉर्नर जो था वो कितने क्यूब को टच कर रहा है? देखिए, एक कॉर्नर 2 डायमेंशन में 4 क्यूब को टच कर रहा है, तो इसके ऊपर भी तो 4 क्यूब होंगे, तो ये कॉर्नर कितने क्यूब को टच करेगा? 8 क्यूब को। क्लियर हो गया? या अभी भी डाउट है? क्लियर ना? वेरी गुड। तो चलिए इसको जरा मिटा देते हैं और हम लिखते हैं। देखिए इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि लग तो रहा है कि हम लोग क्या क्यों पढ़ रहे हैं सर, ये तो जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वालों को पढ़ाया जाता है। कोई बात नहीं है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वालों को पढ़ाया जाता हो। आप इसको समझिए जरूर, क्योंकि इसको जब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ना सॉलिड स्टेट में, अगर ये क्लियर तो लगभग सब क्लियर। इसीलिए आप इसको समझिए ध्यान से, टाइम दे करके। और हम आपको बताएंगे कि बिना सॉलिड स्टेट के नॉलेज के, सिर्फ इस क्यूब को समझ लेने के बाद IIT मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं, या नीट में, जो आप ऑन द बेसिस ऑफ ओनली दैट कंसेप्ट आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए, तो हम अगर इसको चाहें तो लिख सकते हैं कि ईच कॉर्नर, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, हो सकता है आप पहले भी जानते हो लेकिन फिर भी लिखिएगा। लिखिए ईच कॉर्नर, ईच कॉर्नर, क्या ईच कॉर्नर कॉमन फॉर, ईच कॉर्नर इज कॉमन फॉर कितने क्यूब? 8 क्यूब। कोई दिक्कत इसमें? ये तो समझ के बात, ईच कॉर्नर इज कॉमन फॉर 8 क्यूब। क्लियर है? तो अगर अब आपसे कोई पूछे, सीधा सीधा बात है, अगर आपसे कोई पूछे कि इसका, इस एक कॉर्नर का अपने क्यूब में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, फिर से समझिए। हमने कहा कि एक कॉर्नर जो है वो 8 क्यूब को टच कर रहा है, ठीक है? तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि इस एक कॉर्नर का अपने क्यूब में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो भाई अगर एक कॉर्नर है और 8 क्यूब को टच कर रहा है, तो 8 में कंट्रीब्यूशन उसका होगा। तो कितना कितना पार्ट होगा 8 में? 1/8, 1/8, 1/8 पार्ट। क्लियर है ना? नहीं क्लियर है? ऐसे समझिए, मान लीजिए कि एक क्या है, एक ब्रेड है, ठीक है, और 4 फ्रेंड को खाना है, ठीक है, और चारों फ्रेंड भाई हट्टे खट्टे हैं भाई कि नहीं, हम सबको बराबर ही चाहिए, इक्वल 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 चाहिए। तो क्या करेंगे आप? एक ब्रेड को 4 भाग में इक्वल इक्वल डिवाइड करेंगे, तो 1/4, 1/4, 1/4 इच, सबको 1/4, 1/4 ही मिलेगा। उसी तरह से एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हर एक क्यूब में कितना होगा? 1/8, 1/8, 1/8, बिकॉज 8 कॉर्नर्स को, 8 क्यूब को वो जो एक कॉर्नर है वो टच कर रहा है, ठीक है? तो हो गया कि ईच कॉर्नर इज कॉमन फॉर 8 क्यूब। और आगे हम लोग इसको ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं कि इट्स कंट्रीब्यूशन, इट्स कंट्रीब्यूशन इन, देखिए इट्स कंट्रीब्यूशन किस में? इन ओन क्यूब, ओन क्यूब। कितना हो जाएगा भाई? क्लियर हो गया? अभी हम लोग देख लिए हैं 1/8। क्लियर है ना? एक कॉर्नर, फिर से एक कॉर्नर, देखिए साफ यहाँ पे एक तो समझ लिए, फिर लिख भी लिए कि ईच कॉर्नर इज कॉमन फॉर 8 क्यूब, और हर कॉर्नर का अपने क्यूब में कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? एकदम क्लियर है। नहीं समझ में आ रहा है? फिर अपने ही रूम में किसी भी कॉर्नर के पास चले, मतलब देख लीजिए, समझ लीजिए, और आपको दिख जाएगा कि ये जो कॉर्नर है वो 4 क्यूब को टच कर रहा है, 2 डायमेंशनल, एक प्लेन में, ठीक है? अब इसके ऊपर भी क्यूब होगा तो 4 और 4 8 क्यूब को टच कर रहा होगा। क्लियर? चलिए हो गया। अब अगर हम आपसे पूछें कि टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर्स इन ओन क्यूब, बताइए तो जरा कितना हो जाएगा? तो टोटल कॉर्नर 8
और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो टोटल 1। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इस बात को समझ में आ रही है? ठीक है, अगर आप चाहें तो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर्स इन 1³ 1 हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा फिर से। चलिए अच्छा, चलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये जो क्यूब था, इसके हर कॉर्नर पे एक एटम रखा हुआ है। एटम स्फेरिकल होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये जो स्फीयर है, देखिए अब ऐसे समझते हैं, अगर ईच कॉर्नर पे एक एटम रखा हुआ है तो एटम कुछ स्फेरिकल है। अब स्फेरिकल को कट कर दीजिए, बिकॉज 2 डायमेंशनल में हम लोग देखना चाह रहे हैं, तो इस स्फीयर को कट कर दीजिएगा तो ऐसा कुछ सर्किल टाइप का दिखेगा, एक सेक्शन उसका। और देखिए जरा, ये इसी तरह से टच करेगा तो एक सेक्शन मतलब हाफ पार्ट एक स्फीयर का 1 2 3 4 क्यूब को टच करेगा, ठीक है। तो इसका पूरा अगर एटम लग जाए, मीन्स हाफ ऊपर वाला भी लग जाए, तो भी 4 को करेगा। तो टोटल कितने को टच करेगा? 8 क्यूब को। तो आप चाहे तो ऐसे समझ लें, चाहे तो ऐसे समझ ले, या चाहे तो इस क्यूब को देख के समझ लें, इस क्यूब को भी देख के समझ लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि इस कॉर्नर की, देखिए जरा इस कॉर्नर की हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए समझ में आ रहा है इस कॉर्नर की। तो देखिए 2 डायमेंशनल प्लेन में अगर हम बात करें तो ये कॉर्नर कितने को टच कर रहा है क्यूब को? देखिए 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और एक खुद में है, मतलब 4 क्यूब को। और इसके ऊपर भी क्यूब होगा तो फिर इसके ऊपर भी कितने क्यूब को टच करेगा? इसी तरह के 4 क्यूब को। तो एक कॉर्नर किसी भी क्यूब का 8 क्यूब को टच करता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहां से? चलिए अब जरा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए अब अगर हम कॉर्नर की बात कर ले और बोल दिए, अब हम लोग मान लिए कि चलिए कॉर्नर पे एक एटम रखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कि इच कॉर्नर इज कॉमन फॉर 8 क्यूब्स। क्लियर हो गया? तो अगर कॉर्नर के जगह पे हम एटम रख दिए तो कॉर्नर को सीधे सीधे एटम से रिप्लेस कर दिए, तो इच एटम इज कॉमन फॉर 8 क्यूब। गुड। इसके बाद इट्स कंट्रीब्यूशन इन 1³ 1/8, तो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स। चलिए अब आ जाइए सीधे सीधे, यहीं से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर ही दे आपको। टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन 1³ 1 हो गया। मतलब साफ है कि अगर 8 कॉर्नर पे एक एक एटम रखा हुआ है तो 8 कॉर्नर के एटम्स का टोटल कंट्रीब्यूशन इन एक क्यूब 1/8 इंटू 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 कॉर्नर्स और एक का कंट्रीब्यूशन 1/8। क्लियर है? बात स्पष्ट हो जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? क्लियर है? फिर से क्या क्लियर है कि कॉर्नर्स पे अगर एटम रखे हुए हैं 8 कॉर्नर पे, तो टोटल कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक एटम के बराबर होता है। 8 एटम दिख तो रहे हैं, लेकिन उस क्यूब में कंट्रीब्यूशन 8 एटम का कितने के बराबर होता है? 1 एटम के बराबर होता है। टोटल कंट्रीब्यूशन 1 एटम के बराबर होता है। गुड, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉर्नर्स की बात हम लोग कर लिए, अच्छा नोट कर लिए है ना? हाँ, गुड। चलिए कॉर्नर्स की तो बात कर लिए, अब जब क्यूब की बात कर रहे हैं तो कॉर्नर्स के बाद क्या? फेस। तो आप बताइए जरा, एक क्यूब में कितने फेस? सोचिए सोचिए, जिस रूम में बैठे हुए हैं उसको क्यूब मान लीजिए और यहीं से सोचना स्टार्ट कीजिए। क्यूब मान लीजिए और बताइए कि एक क्यूब में कितने फेस? चलिए चलिए जल्दी बताइए, जल्दी भाई लिखा जा। ठीक है, हो गया फेस। मेरे समझ से सबको दिख गया होगा 6 फेस। जिस रूम में बैठे हैं देखिए, एक नीचे का फेस, एक ऊपर का फेस 2, एक राइट का फेस, एक लेफ्ट का फेस 4, और एक आगे का फेस, एक पीछे का फेस 6। सीधा रूम में बैठे हैं, रूम में सब सोच लेना है। एग्जामिनेशन हॉल में भी रूम मिलेगा, इसको सोचने का कोशिश कीजिए, डेवलप कीजिए इस तरह से सोचना। फिर क्या है, एग्जामिनेशन हॉल में आपको लगेगा कि नहीं हम तो क्लासरूम में बैठे हैं, खुद ब खुद एनालाइज कर पा रहे हैं कि इधर उधर ऊपर नीचे व्हाटएवर जो भी हो। ठीक है, तो टोटल फेस 6। वेरी गुड, ठीक है ना भाई? चलिए इसको भी देख लीजिए, इससे भी समझ लीजिए। देखिए 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, 6 फेस। क्लियर है? ऐसे तो रूम में बैठ के क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए अब जरा बात करते हैं क्या
अगर इच फेस, जो अगर एक फेस है तो इस फेस का, मान लीजिए जैसे ये दिख रहा, ये फेस आपको दिख रहा होगा, इस फेस का, ठीक है, ये फेस कितने क्यूब को टच कर रहा होगा। फिर वही बात है, आगे क्यूब, पीछे क्यूब, ऊपर क्यूब, नीचे क्यूब। तो देखिए ये फेस एक इस क्यूब को टच कर रहा है और एक उधर वाले क्यूब को टच कर रहा है, दैट्स ऑल। और किसी क्यूब को टच कर रहा है क्या? नहीं। तो मतलब एक फेस दो क्यूब को टच कर रहा है। तो इस फेस का इस क्यूब में, ये जो फेस हो गया, इस क्यूब में, जिस क्यूब की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? हाफ। समझ आ रही है ना? तो चलिए लिखिए, फेस इक्वल टू 6 और लिखिए इच फेस इज कॉमन। लिखिए each face is common, कितना? in या common for 2 cubes। क्लियर है? each face is common for 2 cubes। तो अब हम आपसे पूछें कि its contribution किसमें? इन ओन क्यूब। कितना हो जाएगा? 1/2। कोई डाउट नहीं यहां तक? हाफ उसमें और हाफ इसमें, तो इसमें 1/2। तो टोटल कंट्रीब्यूशन, अब फिर देखिए 6 फेस है और सबका हाफ हाफ कंट्रीब्यूशन है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन फेसेस का कितना हो जाएगा? तो लिख लीजिए इसको भी यहीं पे, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द फेसेस, ठीक है, इन ओन क्यूब। कितना हो जाएगा? 6 फेस और ईच का कंट्रीब्यूशन 1/2, तो मतलब 3। तो देखिए, देखने में तो दिख रहा है आपको कि 6 फेसेस हैं, लेकिन टोटल ओवरऑल कंट्रीब्यूशन अगर बात करें एक क्यूब में, तो 3 फेस के कंट्रीब्यूशन के बराबर है। ठीक है ना? चलिए, बात समझ में आ रही है? इसको समझने के लिए फिर समझिए, अगर फेस में आपको कोई दिक्कत लग रहा है तो मान लीजिए कि फेस के सेंटर पे, ये फेस हुआ, इसके सेंटर पे एक एटम रख लिया, तो इस एटम का, ठीक है, ये एटम कितने क्यूब से टच करेगा? ऑब्वियसली एक ये क्यूब, एक यो क्यूब, 2 क्यूब से। तो इस एटम का इस क्यूब में कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/2। और ऐसे अगर सारे फेस के सेंटर पे एक एक एटम रखा हुआ है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? टोटल फेस 6 और 1/2 हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन। तो मतलब दिखेगा कि 6 एटम रखा हुआ है, बट ओवरऑल नेट कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 3 एटम के बराबर। तो फिर से यहाँ पे 2 हो गया, इसको फिर समझते हैं। अगर सारे कॉर्नर पे एक एक एटम रख दिया, ठीक है, तो नेट कंट्रीब्यूशन टोटल एटम्स का, ऐसे दिखने में तो 8 एटम दिख रहा है, लेकिन नेट कंट्रीब्यूशन कितना होगा एक क्यूब के लिए? तो 1/8 × 8 मतलब 1 एटम के बराबर। वेरी गुड। ठीक है, इसको बाद में हम लोग कहेंगे, तो इसको इफेक्टिव एटम कहते हैं। खैर अभी ये सब नहीं जानना है। फिर फेस पे अगर रखा हुआ है 6 के 6 फेस के सेंटर पे एक एक एटम, तो देखने में तो लग रहा है कि 6 एटम रखे हुए हैं, बट नहीं, इनका नेट कंट्रीब्यूशन 3 एटम के बराबर है, बिकॉज ईच एटम इज क्या? कॉमन फॉर 2 क्यूब्स। वेरी गुड, यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और देखिए, क्यूब के लिए हम लोगों ने कॉर्नर बात कर लिया, फेस बात कर लिया, और बताइए क्यूब में क्या होगा जिसको कि डिस्कस कर लिया जाए। कि सर सॉलिड स्टेट पढ़ा रहे हैं कि क्यूब पढ़ा रहे हैं? अरे भैया, पहले क्यूबवा तो पढ़ लीजिए, सॉलिड स्टेट अपने आप पढ़ लीजिएगा। मजा तो तब है जब पढ़े कुछ और समझ में आ जाए सब कुछ। ये क्या कि पढ़े सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट समझ में आ रहे, क्यूब पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट समझेंगे। आइए चलिए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। जरा बताइए तो, एक क्यूब में लिखा जा भाई, बताइए तो एक क्यूब में कितने एज होंगे? चलिए एज की बात कर लेते हैं, क्यूब की एज। बताइए एक क्यूब में कितने एज होंगे? क्लियर कट बात है, जिस रूम में बैठे हैं उसी में एज काउंट कर लीजिए। सीधा सीधा फिर से बोल रहा हूँ, रूम को ही
अपना एक आइडियल क्यूब मान के सारा काम कीजिए। बताइए कितना क्यूब कॉर्नर, सॉरी एज की बात करें, कितने एज? देखिए मैं बताता हूँ, 4 एज नीचे वाला, 4 एज को मिला के नीचे का फर्श आपका बना है ना, 4 एज नीचे का, ऊपर का जो एज, कितने एज? 4 एज को मिला के ऊपर का आपका वाल बना होगा, ऊपर का जो छत होता है 4 फेसेस को, सॉरी 4 एजेस को मिला के बना होगा, ठीक है। तो 4 एज ऊपर, 4 एज नीचे, और इन 4 जो आपका 4 एज है, 4 एज है, और ऊपर वाले जो 4 एज हैं, उन दोनों 4 एज को मिलाने के लिए देखिए 4 एज आप कैसे दिख रहा है, वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल। तो टोटल एज कितने? 4 ऊपर का एज जो छत के लिए है, 4 नीचे का एज जो फ्लोर के लिए है, और इन दोनों एजेज को मिलाएंगे अगर 4 एज से, तभी तो जाकर के मेरा क्यूब बनेगा, तभी तो घर बन रहा है, घर मतलब क्यूब, ठीक है। तो 12 एज। देखिए पहले मैं किसी और तरीके से इसको बताता था, एजेज को काउंट करना, कॉमन निकाल के कि ये एज ले लिए तो इसमें कॉमन है तो एक ही एज, ऐसे करके। लेकिन मैं जब पढ़ा रहा था तो मेरा एक स्टूडेंट है आशुतोष करके, बहुत वेरी ब्रिलियंट, मतलब क्या बोलूँ मैं उसके बारे में, तो उसने मुझे बताया कि नहीं सर, इसको अगर इस तरह से बताया जाए तो वेरी इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग में। तो मुझे अच्छा लगा और अगले बार से मैंने अब बताना शुरू किया। इजी है ना, 4 नीचे का एज ले लीजिए, ऑब्वियस सी बात है, 4 ऊपर का एज ले लीजिए, और इन दोनों एज को, ऊपर और नीचे वाले एज को 4 वर्टिकल एज से जोड़ दीजिए। टोटल एज कितने? 12। वेरी इजी फॉर काउंटिंग, ठीक है ना। तो ये उस स्टूडेंट की देन है, जो कि इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं सीखता हूँ लोगों से, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ऑब्वियस सी बात है, मैं बहुत बड़ा ब्रिलियंट हूँ नहीं, मुझ में बहुत कुछ सीखना है। देखिए कुछ दिन पहले मैं अपने स्टूडेंट से सीखा कि हाँ इसको कैसे पढ़ाया जा सकता है जो ईजी हो। चलिए तो चल रहा है मेरे भी प्रोसेस, मेरी भी लर्निंग हो रही है आप लोगों से, आप लोग भी कुछ सिखाते ही रहते हैं हमको। चले तो एज के बाद हाँ, तो एज कितना हो गया काउंट करके? 12। इसमें तो कोई डाउट नहीं रहा, आप भी काउंट करके देख चुके होंगे। अगर चाहते हैं तो इस क्यूब से देख समझ लेते हैं, इस क्यूब से भी। देखिए मैंने क्या कहा था, ऊपर का एज छत वाला ये 4 एज, नीचे का एज ये 4 एज, और इस सबको जोड़ने वाला 1 2 3 4 एज, कितने हो गए एज? 12। वेरी गुड। अब जरा सोचिएगा, एक एज कितने क्यूब में कॉमन होगा? बताइए, सोच के बताइए, खुद अपने रूम के एक एज को पकड़ लीजिए और सोचिए कितने में कॉमन होगा। देखिए जैसे मैं अगर इस कॉर्नर वाले एज को पकड़ लूँ तो एक इधर क्यूब, एक उधर क्यूब, 2 क्यूब, और इसके ऊपर 2 क्यूब, क्लियर, 4 क्यूब में कॉमन होगा, है ना। मतलब एक एज 4 क्यूब में कॉमन है। तो वही क्वेश्चन, एक एज का अपने क्यूब में कंट्रीब्यूशन कितना? तो कह सकते हैं 1/4। एनी डाउट? नो डाउट। वेरी गुड। आ जाइए तो हम लोग लिख लेते हैं इसको भी क्या लिखेंगे? इच एज इज, लिखिए इच एज इज कॉमन, इच एज इज कॉमन फॉर 4 क्यूब्स। और अगला पॉइंट क्या लिख दें? क्लियर, हम लोग देख ही लिए हैं, इट्स कंट्रीब्यूशन इन ओन क्यूब कितना हो गया बताइए? 1/4। और यहाँ पे एक लाइन हम लोग और यूज कर लें, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल एज इन ओन क्यूब कितना हो जाएगा? टोटल 12 और सबका 1/4, तो हो गया 3। मतलब 12 एज तो आपको, 12 एज तो आपको दिखते हैं, बट ओवरऑल कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो 3 एज के कंट्रीब्यूशन के बराबर उनका अपने एक क्यूब में कंट्रीब्यूशन है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ा जाए, चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट तो हम लोगों ने देख लिया क्यूब के बारे में। अब चौथा क्या लग रहा है, कुछ आपको बचा हुआ है जिसको कि समझना है क्यूब के बारे में? क्यूब के लिए बोलिए। कुछ नहीं है, सारे पॉइंट हो गए लगभग, ठीक है। बस
ये 3 चीज़ करने के बाद एक जनरल सी बात मैं बता दूं, और बॉडी सेंटर जो 4th वाला पॉइंट हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि हमको काम आएगा इसीलिए इसको भी यहीं समझ लें, बॉडी सेंटर। चलिए जी भाई साहब, इसको जरा समझेंगे। बॉडी सेंटर किसको कहते हैं? देखिए, एक क्यूब है, क्यूब एक बॉडी मान लिया, तो क्यूब के बॉडी का सेंटर वाला पार्ट, मतलब सेंटर वाला पार्ट क्या है सर? सेंटर। ये क्या मजाक है? हाँ, मजाक कुछ नहीं है। देखिए, इस डायगोनल से, जैसे आप अपने एक रूम में बैठे हुए हैं, तो उसमें कितने कॉर्नर? 8 कॉर्नर। तो एक कॉर्नर ले लीजिए ऊपर वाला, छत वाला, रूफ वाला, और दूसरा कॉर्नर ले लीजिए नीचे फर्श वाला, और डायगोनली दोनों को मिला दीजिए। ठीक है? उसी तरह से हर 2 कॉर्नर को डायगोनली, मतलब एक लेना है आपको फर्श वाला, दूसरा लेना है आपको रूफ वाला, और डायगोनली मिला दीजिए। हर एक कॉर्नर को इस तरह से मिलाएगा तो 4 नीचे वाला कॉर्नर मीन्स 4 रूफ का कॉर्नर, 4 फर्श का कॉर्नर, और इन दोनों को डायगोनली जब मिलाइएगा चारों को, तो वो चारों जिस पॉइंट पे कटेंगे, जिस पॉइंट पे आके मिलेंगे, उस पॉइंट को कहते हैं बॉडी सेंटर। समझ गए? अभी समझाते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए अब थोड़ा एक क्यूब हम आपको बनाते हैं, एक क्यूब से इसको समझाते हैं। देखिए, ए हो गया है क्यूब। अब देखिए, क्यूब में अगर इस पॉइंट को हम पकड़ लें, ये एक पॉइंट हो गया, मतलब रूफ वाला एक पॉइंट हो गया, और इसके, अब देखिए, इसके डायगोनली, देखिए मान के चलिए कि रूफ वाला पॉइंट है, तो इसका डायगोनली ए पॉइंट होगा, कौन सा? फर्श वाला। तो ये जो लाइन हुआ, उसी तरह से अब ये देखिए, फिर से ये रूफ वाला, ठीक है, समझते चलिए। ये देखिए, रूफ का 4 पॉइंट ऊपर, तो अब ये जहाँ पे आके कटेगा, ये रूफ वाला पॉइंट, और ये आके इससे मिल रहा है। तो ऐसे 3D फिगर में एग्जैक्टली यहाँ नहीं कटेगा, 3D फिगर में आप देखिएगा तो कुछ बीच का पार्ट होगा, मतलब वहाँ से वहाँ, मीन्स अगर आप इसको फिर से समझ लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए कि इस क्यूब की बात करें, तो देखिए, इस क्यूब में अगर हमको समझाना हो, आपको बताना हो कि कौन सा पॉइंट होगा, तो देखिएगा ध्यान से। ये पॉइंट हुआ, देखिए ये पॉइंट दिख रहा है, और इसके बाद ये जो टॉप का पॉइंट हो गया, टॉप का कॉर्नर, और ये अपोजिट वाला फर्श का कॉर्नर। तो वहाँ से वहाँ तक बीच से जो एक लाइन आएगा, उसी तरह से इसको और इसको मिलाने से जो बीच का एक लाइन आएगा, इसको और इसको मिलाने से एक, जो डायगोनली मिलाने से एक जो लाइन आएंगी, इन चारों लाइन का जो इंटरसेक्शन होगा, जहाँ चारों मिलेंगे, उस पार्ट को कहते हैं हम लोग बॉडी सेंटर। मीन्स इस बॉडी के बीच में, एग्जैक्टली बीच में, और वो क्या होगा, यहाँ से, मतलब ये जो कॉर्नर्स का, अपोजिट कॉर्नर्स को जो डायगोनल से मिलाएंगे, तो जो बीच में इन दोनों का जो मिडिल पॉइंट होगा, वहीं पे जो पॉइंट बनेगा, उसको कहते हैं बॉडी सेंटर। क्लियर है? क्लियर? एकदम क्लियर होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। बीच में एक पॉइंट है जो मिलाने पे मिलता है। तो उस पॉइंट की अगर बात करें, मान लीजिए कि वहाँ पे एक एटम रखा हुआ है, तो वो एटम कितने क्यूब को टच करेगा भाई? बताइए। ऑब्वियसली सिर्फ अपने ही क्यूब में रहेगा, कहीं नहीं टच करने वाला, बिकॉज बीच में है, सेंट। ठीक है? तो जो बीच वाला है, तो किसी और क्यूब को, तो बीच वाला है तो किसी और क्यूब को टच करने से रहा, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही क्यूब को टच करेगा। तो उसके बाद पहले तो बॉडी सेंटर कितना हो जाएगा? एक ही होगा। वेरी गुड। और वो, इसके बारे में अगर हम लिखें कि इट्स कंट्रीब्यूशन इसका कंट्रीब्यूशन इन ओन क्यूब कितना? टोटल का टोटल 1। क्लियर है ना? बस इतनी सी बात अगर आप समझ गए, फिर देखिए मजे हैं। इतनी सी बात समझने के बाद बहुत बार तो ऐसा होता है कि IIT मेंस हो, मेंस या एडवांस में तो हो सकता है नहीं पूछे, कभी कभी तो एडवांस में ही पूछ लेगा थोड़ा चेंजिंग करके, और नीट हो, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। इतना ही पढ़े हुए से, बिना सॉलिड स्टेट के थोड़े से कंसेप्ट से भी आप क्वेश्चन करने के लायक हो जाएंगे, सिर्फ इतना ही पढ़ने से। चलिए देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्यूब, और क्यूब के जो पार्ट्स को हम लोग डिस्कस किया, उन पे
किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्या हम लोग सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। चलिए फिर स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए तो देखिए हम लोग के पास एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? ए सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एटम ए एंड बी। ए ऑक्युपाइज कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एंड बी प्रेजेंट और एट द एज सेंटर। ठीक है, डिटरमाइन द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द सॉलिड। मतलब कह रहा कि 2 एटम से मिलके एक सॉलिड बना हुआ है। एक एटम जो ए है उसके कॉर्नर्स पे है और दूसरा एटम जो बी है उसके एज सेंटर पे है। तो उस सॉलिड का सिंपलेस्ट फार्मूला बताइए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सीधी बात है, ऐसे बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। क्या करते हैं, ए और बी इस दोनों के बारे में हम लोग निकाल लेते हैं कि एक क्यूब में इनका इफेक्टिव एटम कितना होगा, और वही ना, वही जो इफेक्टिव एटम इनके क्यूब में एक होंगे वही उसका सिंपलेस्ट फार्मूला हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। अब ए को कह रहा है कि कॉर्नर्स पे है। ठीक है, अब कॉर्नर पे कह रहा है तो ए कितना होगा, 8 एटम होगा। ठीक है, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8 होगा। तो टोटल ए कितना हो जाएगा, 1। समझ में आया बात? नहीं आया, फिर से समझते हैं। देखिए ए को कह रहा है, एक बार समझ लेते हैं, दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से ए को कह रहा है कॉर्नर पे है, तो भाई हमने अभी बताया था कि कॉर्नर्स टोटल कितने होते हैं, 8। तो टोटल ए 8 दिखेगा उसको, लेकिन एक क्यूब में एक ए का कंट्रीब्यूशन 1/8 और ऐसा वैसा 8 ए है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन 8 × 1/8 = 1। क्लियर? वेरी क्लियर। चलिए बी की बात करते हैं। बी को क्या कह रहा है, एज सेंटर पे, एज सेंटर पे टोटल एज कितने, 12, मतलब बी 12 है, लेकिन हर एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना था अपने क्यूब में, 1/4। तो टोटल बी कितना हो गया, 3। मतलब टोटल ए एक क्यूब में 1 है और टोटल बी एक क्यूब में 3 है। ठीक है, तो इसका सिंपलेस्ट फार्मूला क्या हो गया, यहाँ लिख देते हैं। सिंपलेस्ट फार्मूला क्या हो गया, A1B3। समझ गए या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? देखिए कितना इजी है। इस तरह का क्वेश्चन आईआईटी में, आईआईटी के मेंस में, आईआईटी के एडवांस में तो नहीं पूछेगा डायरेक्ट, एडवांस में तो थोड़ा वर्ड या ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वर्ड को इंक्लूड करके पूछता है, लेकिन मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। मतलब ऐसा ही नहीं आएगा, ऑन दी बेसिस ऑफ दैट, मतलब इनके बेस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और कुछ क्लियर होगा। बेटा इसको नोट कर लीजिए, पहले पॉज करके क्वेश्चंस को खुद से कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। अगर उसके बाद नहीं हो तो एक बार सॉल्यूशन देखिए, हो जाए उसके बाद भी सॉल्यूशन देखिए, कम से कम समझ में आएगा कि हाँ कैसे करते हैं। फिर से बता रहा हूँ, टोटल सॉलिड स्टेट इमेजिनेशन पे बेस्ड है। जितना इमेजिनेशन करना आएगा, जितना कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, उतना ही आपको फायदा करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप खुद से बनाइए इसको। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए फिर खुद से बनाइएगा। चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ए सॉलिड इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स। 3 एटम्स के मिलने से बना है। वेरी गुड, पहले 2 एटम्स वाला था, अब 3 एटम्स वाला आ गया। ए ऑक्युपाइज कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, वेरी गुड, बट 1 कॉर्नर इज मिसिंग। समझिएगा, पिछली बार कुछ मिसिंग नहीं था, अब कह रहा है कि ए सारे कॉर्नर्स पे तो है बट एक कॉर्नर मिसिंग है। उसी तरह से कह रहा है, बी ऑक्युपाइज फेस सेंटर ऑफ द क्यूब। बी फेस सेंटर पे है बट 2 फेस सेंटर इज मिसिंग, लेकिन 2 फेस सेंटर मिसिंग है। एंड सी ऑक्युपाइज बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब। डिटरमाइन द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द क्यूब। पॉज कीजिए, खुद से बनाइए, वेरी इजी, मैं बना देता हूँ। देखिए उसके बाद देखिएगा सॉल्यूशन। चलिए फिर वही बात जैसे पिछले बार किए थे, अब तो आप समझ गए होंगे। ए बॉडी सेंटर, सॉरी, एक कॉर्नर पे है तो कितने कॉर्नर, 8 कॉर्नर। ओहो नहीं, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 कॉर्नर इज मिसिंग, तो टोटल 7 कॉर्नर बच गया इसमें। समझ में आ रहा है ना। और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना, 1/8, मतलब
7/8 हो गया A। गेटिंग? यही समझना है। अब तो बी आप खुद समझ गए होंगे कि बी फेस सेंटर पे है, टोटल फेस 6, 2 फेस मिसिंग, तो 4 फेस क्लियर। और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/2, तो बी हो गया 2। क्लियर है। अब आते हैं सी की बात करते हैं। सी कितना? तो सी बॉडी सेंटर पे है, बॉडी सेंटर कितना होता है? 1, और कंट्रीब्यूशन कितना? 1, तो सी 1 ही, सी में मिसिंग भी नहीं है। तो आपको दिख गया क्या फार्मूला? अगर हम यहाँ लिख दे फार्मूला अब ऊपर सीधे सीधे, तो क्या लिखेंगे? ए कितना? 7/8, यही है ना, ऐसे नहीं लिखते थे? ए जितना था उसके साथ ए, बी कितना? बी 2, और सी कितना? सी 1। लेकिन फ्रैक्शन पार्ट को हम लोग हटा देते हैं, सीधा बात है। सिंपलेस्ट फार्मूला में फ्रैक्शन पार्ट नहीं रहेगा। फ्रैक्शन पार्ट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 8 से अगर सब में मल्टीप्लाई कर दें तो फ्रैक्शन पार्ट हट जाएगा। तो अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बच गया A7, B16 और C8। तो इसका सिंपलेस्ट फार्मूला हो गया A7, चलता ही नहीं है कभी कभी। इसका सिंपलेस्ट फार्मूला हो गया A7, B16, C8। समझ में आई? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं तो समझ में आएगा कि सिर्फ इस क्यूब पे, जो कि ना सॉलिड स्टेट, अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ डिफरेंशिएट किया था सॉलिड सॉलिड कितने तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरह का होता है, इतना ही पढ़े थे। और क्यूब के बारे में कुछ पढ़े। देखिए क्यूब पे किस तरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अच्छे अच्छे, जो कि किसी कंपटीशन में मेंस वगैरह में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि ए सॉलिड इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स A, B and C. A occupies corners of the cube, B present at the face center and C at the body center. क्लियर है? A कॉर्नर पे है, B फेस सेंटर पे है, फेस सेंटर यहाँ मान लीजिए, और C बॉडी सेंटर पे है। क्लियर? तो अब देखिए इतना कंडीशन देने के बाद क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इफ ऑल द एटम्स अलोंग वन एक्सिस पासिंग थ्रू 2 कॉर्नर्स एंड 1 फेस सेंटर आर रिमूव्ड। देखिए अब इसका कह क्या रहा है? कह रहा है, देखिए एक सिर्फ हम एक फेस बना रहे हैं, एक फेस की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि ये जो लाइन पास कर रहा है, ये जो लाइन पास कर रहा है, किसके किसके बीच पास कर रहा है? कह रहा है देखिए इफ ऑल द एटम्स अलोंग वन एक्सिस, ये एक्सिस हो गया, पासिंग थ्रू 2 कॉर्नर्स, तो देखिए एक ए कॉर्नर्स हो गया और एक कॉर्नर हो गया। 2 कॉर्नर से पास कर रहा है, और पास कर रहा है किस और क्या? 2 कॉर्नर्स एंड 1 फेस सेंटर। फेस सेंटर तो बीच ही में होगा ना कहीं, जैसे वहां से एक लाइन पास कर रहा है तो 2 कॉर्नर और बीच का एक फेस सेंटर। समझ गया बात? तो कह रहा है कि इफ ऑल द एटम्स अलोंग वन एक्सिस पासिंग थ्रू 2 कॉर्नर्स एंड 1 फेस सेंटर आर रिमूव्ड, मतलब इस पूरे को निकाल लिया गया। अब क्या है? क्लियर हो गया? तो देखिए अब इसको हम यही बना देते हैं, यही बन जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए ए कहाँ था? अब ऐसे ही समझते हैं, कॉर्नर पे था। कॉर्नर कितने? 8, लेकिन देखिए ये 2 कॉर्नर गायब, तो टोटल कॉर्नर कितना बच गया? 6, और एक कॉर्नर का कितना कंट्रीब्यूशन? 1/8, तो ए हो गया 6/8। गेटिंग? समझ में आ रहा है? चलिए बी की बात करते हैं। बी कहाँ था? फेस सेंटर पे। फेस सेंटर टोटल कितने? 6, ए के बीच वाला गायब हो गया, दिख रहा है, तो कितने बच गए? 5, तो फेस सेंटर 5, और ईच का कंट्रीब्यूशन 1/2, तो ये कितना हो गया? 5/2। अब बात करते हैं सी की। सी कितना? सी कहाँ है? बॉडी सेंटर में। बॉडी सेंटर कितना होता है? 1, और कुछ भी इसको रिमूव करने की तो बात कर नहीं रहा है, तो 1 है तो 1 ही रहेगा, तो 1 इंटू कंट्रीब्यूशन 1, तो कितना हो गया? 1। दिख रहा है? क्लियर है यहाँ पे? तो चलिए अब यहाँ से सीधे सीधे अगर फार्मूला लिखना चाहे तो क्या हो गया? ए 6/8, बी कितना हो गया? 5/2, सी 1। हमने क्या कहा था कि जो फ्रैक्शन है इसको हटा देना है, तो एक काम कीजिए 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए 6 बच गया, इसमें 8 से कीजिएगा तो बी 20 हो जाएगा और सी 8 हो जाएगा। अब सिंपलेस्ट फार्मूला लिखना है
तो आपको करना क्या होगा, इस सब में जो कॉमन है उसको आपको निकाल लेना होगा, हटा देना होगा। तो देखिए इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें तो मेरा फाइनल फार्मूला क्या मिल जाएगा, A3B10C4। तो इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फार्मूला जो सॉलिड का हमको मिला वो क्या मिला, A मिला। दिख रहा है, A3 है भाई, A3 है, दिख रहा है, क्लियर है। तो देखिए मेरा फिर से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन पढ़िए, सॉरी सॉल्यूशन देखने से पहले पॉज कर दीजिए, पॉज करके आप खुद से बना लीजिए, फिर बाद में सॉल्यूशन मिला लीजिए, बेटर रहेगा। ऐसे तो आप समझ ही गए, एक बार रूम में बैठ के एनालाइज करना सीख लीजिए, फिर तो कुछ है ही नहीं, वेरी इजी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, फिर से वही बात, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पॉज कर लीजिए, खुद से बनाइए, फिर सॉल्यूशन देखिए, वेरी इजी है, सब बन जाएगा अब आपसे। देखिए एक क्वेश्चन क्या, फिर वही बात, ए सॉलिड इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स A, B and C. A occupies corners, B present at face center and C at body center. कंडीशन वही है, A कॉर्नर पे, B फेस सेंटर पे और C बॉडी सेंटर पे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन अब क्या करेगा, इफ ऑल द एटम अलोंग वन बॉडी डायगोनल, समझ लीजिए रिमूव्ड। पिछली बार क्या कर रहा था, कौन सा डायगोनल तो ले रहा था लेकिन फेस वाला ले रहा था, इस बार बॉडी डायगोनल, वन बॉडी डायगोनल। तो फिर वही बात, यहाँ से वहाँ मतलब टॉप वाले का एक कॉर्नर और एक लोअर वाले का कॉर्नर, दोनों को मिला लीजिए, मीन्स रूफ का छत का एक कॉर्नर और नीचे फर्श का एक कॉर्नर, और डायगोनली अपोजिट वाला मिलाइए, और उसमें जितने एटम आएंगे सारे के सारे एटम को आपको हटा देना। देखिए 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 कितने एटम, एक तो बीच वाला गया बॉडी वाला खत्म, और एक ये कॉर्नर गया और एक वहां का कॉर्नर गया। क्लियर, बस इतना ही समझ लेना, इतना समझ लिया क्वेश्चन बन गया। देखिए फिर से देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब हम ए की अगर बात करें, चल जा भाई, नहीं चलोगे कोई बात नहीं, इसी से लिखते हैं, ब्लैक से ही चलिए। ए की बात करें, ब्लैक है कभी साथ नहीं छोड़ रहा भाई। तो देखिए अब सीधी सीधा 8 का ए कहाँ है, कॉर्नर पे है, कॉर्नर कितने होते थे 8, लेकिन कितना रह गया, देखिए ए ऐसा, तो मतलब एक वहां का कॉर्नर गया, एक यहाँ कॉर्नर गया, 2 कॉर्नर गायब, तो बचे कितने 6 कॉर्नर। बस इतना ही समझना है, और सबका कंट्रीब्यूशन 1/8, मतलब ये हो गया 6/8। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बी की बात करते हैं भाई साहब, बताइए बताइए, आप खुद बताइए बी के साथ क्या होगा, कितना फेस सेंटर 6, और एक भी फेस सेंटर गायब कर रहा है, नहीं कर रहा है, वेरी गुड, नहीं कर रहा है, तो 6 का 6, और कंट्रीब्यूशन कितना, ईच का कंट्रीब्यूशन 1/2, दैट मीन्स कि 3। बी के कितने एटम, 3 एटम, वेरी गुड। सी की बात कर लेते हैं भाई साहब, जरा बताइए सी कितना होगा, क्या बोला 0, बिल्कुल सही 0 ही होगा। क्यों 0 होगा, देखते हैं, यहां से चले वहां, बीच में एक बॉडी सेंटर, बीच में क्या था, एक बॉडी सेंटर चला गया, तो सी गायब हो गया, तो सी 0। तो अगर इसका फॉर्मूला हम लिखना चाहें, देखिए वेरी इजी, वेरी सिंपल, चल जा भाई, तो क्या लिखेंगे, ए का 6/8 और बी का कितना 3, और सी भाई साहब चले गए अपने घर। फिर इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए 6 और बी कितना हो गया 24, और मैंने क्या कहा था, जितना कॉमन निकाल सकते हैं निकाल लीजिए, तो क्या बच गया 6 कॉमन आ जाएगा, तो ए बी 4। वेरी गुड, गेटिंग ना, समझ में आ रहा है ना बातें, वेरी गुड। तो देखिए कितना इजी है, और ये सब क्वेश्चंस, इस तरह क्वेश्चंस IIT मेंस में आते हैं भाई, नीट में आते हैं, मेंस में आते हैं, क्या बताऊं मैं, मत पूछिए, आगे आगे देखिए, कमाल ही कमाल है। चलिए तो आगे एक क्वेश्चन और, वो भी वो मैं ऐसा करते हैं, वो क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं, आपके लिए छोड़ देंगे, आप बनाइए और कमेंट्स में कमेंट कीजिए, आप पे है, और या तो आप मुझे कमेंट में नीचे इसी वीडियो के कमेंट में लिख के दीजिए, या जो मेरे साथ व्हाट्सएप या ट्विटर या किसी भी तरह से मुझसे अगर चैटिंग में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ चैटिंग में आंसर लिख के दें, बट आंसर पक्का लिख के दीजिए, कि इससे पता चलेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको कितना समझ में आ रहा है। गुड, चलिए तो बच्चों मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, और प्लीज़ इसको श्योर सॉल्व करके मुझे दीजिएगा, तब भी तो मुझे लगेगा कि हाँ सच में जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप तक पहुँचा पा रहा हूँ। ओके,
चलिए तो क्वेश्चन आपके लिए मैं लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप होमवर्क कर लीजिए और आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है। कमेंट बॉक्स में डालिए या जिस तरह से भी आप मुझसे चैटिंग से जुड़े हुए हो वहाँ डालिए, लेकिन आपको इसका आंसर देना ही है। अदरवाइज फिर क्या मज़ा पढ़ने का, जब आप खुद से आंसर नहीं बनाइएगा, खुद से ट्राई नहीं कीजिएगा तो मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर किसी से पढ़ लीजिए, मेरे से पढ़ने से क्या फ़ायदा। ठीक है, समझ रहे हैं बातों को। अगर आपके समझ में आया कोशिश कीजिए, सही गलत जो भी होगा देखा जाएगा, बट कोशिश करना है, आपको आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि वही बात है, मेरी हैंड राइटिंग समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। ए सॉलिड इज मेड अप ऑफ 3 एटम A, B and C. A occupies alternate corners of a cube. फिर से A occupies alternate corners। इस बार क्वेश्चन चेंज हो गया, सारे कॉर्नर्स पे नहीं है, अल्टरनेट कॉर्नर्स पे है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, B occupies alternate face center। ठीक है, तो B भी सारे फेस सेंटर पे नहीं है, अल्टरनेट फेस सेंटर पे है। एंड C प्रेजेंट अल्टरनेट एज, मतलब C भी सारे एज पे नहीं है, क्या है, अल्टरनेट एज पे है। तो बताना है डिटरमाइन द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द क्यूब। वेरी इजी, कोई टफ नहीं है, कंसेप्ट आपके पास है, आपको पता है कॉर्नर वाले 1 होते हैं टोटल मिला के, टोटल कंट्रीब्यूशन 1/8 और फाइनली 1, फेस वाले का फाइनली 3। समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। और बॉडी सेंटर वाले का 1। तो अब आपको हटाना है, अगर हमने देखा ही है 2 मिसिंग है तो 2 हटा देना है, 1 मिसिंग है तो 1 हटा देना। तो आपको देख लेना है अल्टरनेट कॉर्नर का मतलब कितना कॉर्नर बच गया, कितना मिसिंग है। अल्टरनेट फेस मतलब कितना फेस बच गया, कितना मिसिंग है। अल्टरनेट एज मतलब कितना एज बच गया, कितना मिसिंग है। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। क्या आपको आंसर देना है, फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो ठीक है, तो अब इतना ही इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। अगले लेक्चर अगले दिन। थैंक यू।